हमेशा से हमें डराया जाता है कि मगरिब के बाद कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमें समझाया जाता है कि मगरिब के बाद घर में चिरागा करना चाहिए। ये भी बताया जाता है कि किसी जगह को ज़्यादा अरसे तक अंधेरे में ना छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई और आके रहना शुरू कर दे। कभी कभी ये भी हमें बताया जाता है कि उन जगहों पे जाने से परहेज़ करो जहाँ तुम्हें लगता हो कि ख़तरा है। आज मैं एक मस्जिद का किस्सा आपसे शेयर करूंगा। ये वाकया एक मस्जिद से है। ये वाकया एक मस्जिद का है जो कि काफ़ी पुरानी थी। कभी इस मस्जिद में कई सारे दरख्त हुआ करते थे, नीम के, अमरूद के, बेरी के। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। तामीराती काम अभी भी चल रहा है और उस काम के चक्कर में कई सारे दरख्त काट दिए गए, सिवाय 2 दरख्तों को छोड़कर। ये वो 2 नीम के दरख्त हैं जिन्हें काटने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मस्जिद के लोगों ने ये तय किया कि इन 2 दरख्तों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ये वाकया तकरीबन 4 साल पुराना है, जब इस मस्जिद का नक्शा कुछ गांव जैसा था। यानी कि मस्जिद का सहन था लेकिन कच्चा था, बहुत बड़ा था, लेकिन मस्जिद छोटी हुआ करती थी। इसी मस्जिद में चंद लोग तदरीस दिया करते थे। सुबह की क्लासेस के टाइम 8 से 11 बजे तक हुआ करते थे और 11 बजे के बाद अक्सर बड़े बच्चे उसी मस्जिद के सहन में खेला कूदा करते थे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या भागने का गेम हो। इसी मस्जिद के एक उस्ताद ने हमें ये कहानी भेजी है। वो कहते हैं कि एक दिन हमारे मौलवी साहब ने ये बोला कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम ये जो मस्जिद का गेट है इस पे पानी डालना। चूंकि वो गेट नया बना हुआ था और उस पे पानी डालना ज़रूरी था ताकि वो जगह पक्की हो जाए, तो मैंने ये काम अपने दिलो जान से करने की कोशिश की। जैसे ही 11 बजे छुट्टी हुई, मैं पानी की बाल्टी भर के उस गेट की तरफ जा पहुंचा। मुझे देखा देखी मेरा दोस्त भी आ गया। मैं उस दीवार पे चढ़ के उस गेट के ऊपर पानी डालता रहा और मेरा दोस्त और चंद बड़े बच्चे उस सहन में खेलते हुए रहे। वो फुटबॉल खेल रहे थे। 1-1.5 घंटा गुजरने के बाद तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा। फुटबॉल खेलते खेलते किसी ने एक ऐसी लात मारी कि फुटबॉल उस सहन में मौजूद एक दरख्त पे जाके ऊपर टिक गई। बड़ी कोशिशें की गईं,
झाड़ को, दरख्त को हिलाया गया, बॉल नीचे नहीं आई। पत्थर मारे गए तो बॉल नीचे नहीं आई। लकड़ी मारी गई कि शायद टच होने से बॉल नीचे गिर जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये सब हो ही रहा था कि मेरे दोस्त ने ये इरादा किया कि क्यों ना मैं दरख्त पे चढ़ के बॉल ढूंढ के निकाल लूं। शाखों पे पैर रखते रखते एक मजबूत शाख नजर आई, उस पे पैर रखा, बॉल ढूंढने की कोशिश की तो बॉल मिली नहीं। थोड़ा सा और उचक के देखा तो एक जगह बॉल नजर आई। जैसे ही उस बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिस शाख पे वो दोस्त खड़ा हुआ था वो शाख टूट गई और वो शख्स धड़ाम से जमीन पर गिरा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि अक्सर शाख से गिरने के ऊपर आप नीचे गिर जाते हैं, ऐसे जैसे किसी ने उसको धक्का दिया और वो थोड़ी दूर जाके गिरा। इसके बाद वो दोस्त था बेहोश हो गया। मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने हाथ पैर मले, पानी का छिड़काव किया, तब कहीं जाके उसको होश आया। घर भेज दिया गया। उस दिन के बाद से उस दोस्त के साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। कभी बैठे बैठे डर लगने लग जाता, कभी बुखार चढ़ जाता, कभी ऐसा लगता कि उसके हाथों पे निशान हैं। जब ये तकालीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मोहल्ले में मौजूद एक पीर बाबा को बुलाया गया। जब उन्होंने ये सारा वाकया सुना उस बच्चे से, तो उन्होंने उसको एक तावीज़ दिया, कहा कि ये तावीज़ पहनो, और जैसे ये तावीज़ पहनोगे और रात को सोगे तो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में सारा मामला रिपीट हो जाएगा। बात बड़ी हैरानकुन थी, फिर भी उस लड़के ने वो तावीज़ लिया, पहना और रात का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हुई, आंख लगी, गहरी नींद में गया तो ख्वाब में वही सब रिपीट होना शुरू हुआ जो उस दिन हुआ था। वैसे ही 8 से 10 क्लासेस हुई, 8 से 11 क्लासेस हुई। 11 बजे के बाद वैसे ही दोस्त पानी की बाल्टी लेके गेट पे पहुंचा, उस पे पानी डाला ताकि उसको पक्का किया जा सके। वैसे ही ये चंद स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलने उस सहन में गया। वैसे ही बॉल दरख्त पे गई, वैसे ही ये उस दरख्त पे चढ़ा। अब याद रहे कि ये सब ख्वाब में हो रहा है। जैसे ही वो दरख्त पे चढ़ा और उसने उस पॉइंट पे पहुंचा जब उसको वो बॉल फुटबॉल नजर आई थी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अब ख्वाब में देखता है कि दूसरी शाख पे, उसी दरख्त के दूसरी शाख पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सफेद दाढ़ी है, शलवार कमीज नुमा चीज पहनी हुई है, और वो इशारा कर रहे हैं इस लड़के को कि नीचे देखो। जब उसने उस शाख के नीचे देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसके हाथ के ऊपर उस लड़के के पैर थे। जैसे ही उसका पैर उसके हाथों, बच्चे के हाथों पे पड़ता है, वो बच्चा दर्द से चिल्लाता है, तकलीफ होती है, और दूसरे हाथ से वो बच्चा फौरन वो शाख को तोड़ देता है और इस शख्स को ऐसे उठा के फेंकता है जैसे कि कोई बंदा उड़ता हुआ जा रहा।
और फिर उन बुजुर्ग ने जो दरख्त पे नजर आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो वो जगह नहीं है, लेकिन हमारी वो जगह है, उस मखसूस जगह पे कभी मत आना और ज़्यादा शोर भी नहीं मचाना तुम लोग। आँख खुलती है, ये शख्स डर जाता है, भागता है उन मौलवी साहब के पास, उन पीर साहब के पास, उनको जाके सारा किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वही पीर साहब इसको और मस्जिद के मौलवी साहब को ये एडवाइस देते हैं कि आप उस जगह जाएं जिस जगह का उन बाबा ने बताया है, और उस जगह पे जाके आप ज़ोर ज़ोर से माफ़ी मांगे तो इस शख्स की तबीयत बेहतर होगी। डरते डराते ये मस्जिद के उस कोने में जाते हैं, वहाँ बावाज़े बुलंद माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद से उस शख्स की तबीयत में बेहतरी आना शुरू होती है। ये ऐसा वाक़या है जो अगर आप किसी को सुनाए नॉर्मली तो लोग आपको पागल समझेंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपको कम अक्ल समझेंगे, कहेंगे कि देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दिस। लेकिन कुछ चीज़ें इस दुनिया की ऐसी हैं जहां लॉजिक मैटर नहीं करती। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। एक ऐसा वाक़या आपसे शेयर किया जो कि हमें समीर ने भेजा था। अब वो इसी मस्जिद में काम करते हैं, पढ़ाया करते थे उस ज़माने में। इस मस्जिद से रिलेटेड और भी कई सारे उन्होंने वाक़यात हमसे शेयर किए जो कि हम कोशिश करेंगे कि आज के शो में ही शामिल कर लें। कई सारी ऐसी मसाजिद हैं शहर में, मुल्क में, दुनिया भर में, जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। ऐसी कई सारी मसाजिद हैं जहाँ पे हम इंसानों के अलावा भी कुछ मखलूक हैं जो इबादत करती हैं। मुझे इन बातों पे ज़्यादा उस वक्त पहले यकीन नहीं था, साफ बात बताऊं। फिर मेरी बहन आज से कोई 8-9 साल पहले हज पर गई। मामूल के हिसाब से हज के सारे जो स्टेप्स हैं वो कर रही थी,
हर साल की तरह हज पे अब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हर साल पहले एक इंसिडेंट ज़रूर होता था। या तो आग लग जाया करती थी टेंट्स में, या फिर जब वो शैतान को कंकर मारने वाली जगह है वहाँ पे भीड़ इतनी हो जाती थी और लोगों के सेंटिमेंट्स इतने हाई हो जाते थे कि वहाँ पे अक्सर रैम्पेंट हो जाती थी। इसी तरीके से जब मेरी बहन गई थी हज पे तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। और हज पे ये कहा जाता है कि अगर भगदड़ मच जाए और आप गिर जाएं तो बस आप कलमा पढ़ लें। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो इस मोटिव से जाते हैं कि अल्लाह हमें ये मौका दे कि हम वहाँ पे अपना कलमा, आखिरी कलमा पढ़ सकें। खैर ऐसे ही हुआ, भगदड़ मची, लोग इधर उधर भागे। आई थिंक एक किसी शख्स का इंतकाल हुआ था ऑन दैट स्पॉट, और उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए 2 या 5 मिनट के लिए वहाँ एक मखसूस एरिया को रोका गया था, जिसकी वजह से इतना प्रेशर बना कि लोग गिर गए, उनको कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए। वो जो लोग गिरे उसके अंदर मेरी बहन गिरी जी। जब न्यूज़ चैनल्स में आई हमें परेशानी हुई। अब हम अपनी बहन को कॉल कर रहे हैं, बहन को कॉल नहीं लग रही। वो अपने इन लॉज के साथ गई हुई थी, उनको कॉल करें, उनकी कॉल नहीं लग रही। फिर 1-2 घंटे बाद इन लॉज की कॉल आई कि हम लोग तो सही हैं, खैरियत से हैं, लेकिन किरण मेरी बहन का नाम है, वो नहीं मिल रही, उसका कुछ नहीं पता। 2-3 घंटे की परेशानी के बाद आखिरकार मेरी बहन ने हमें कॉल करके बता दिया कि मैं सही सलामत हूँ। तो पूछा कि आखिरकार इतनी टाइम लग गया, क्या हो गया? इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आता है। मेरी बहन कहती है कि भगदड़ मची, लोगों ने पुश करना शुरू किया और मैं गिर गई। जब मैं गिर गई तो बस मैंने पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी हल्की हल्की करके सांस रुकना शुरू हो गई, फिर आंख बंद होना शुरू हो गई। और कह रही है कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि हजारों लोग मेरे ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। कहती है कि कह रही कि बस मेरी आखिरी सांस रह गई थी, उसके बाद शायद मेरा दम निकल चुका था, कलमा पढ़ लिया था, कि अचानक से उस भीड़ में एक हाथ आता है और मेरी बहन को बालों से उठा लेता है और उठा के एक कोने पे ले गया। और कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो शख्स कौन था, क्या था, कोई जानने वाला था, नहीं था, असल में शख्स था भी कि नहीं था। वाहिद शायद बहुत कम ऐसे लोगों को मैंने सुना है जो गिर गए हों उस भीड़ में और वो जिंदा वापस आए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हज के टाइम पे, उम्रे के टाइम पे हमेशा कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी जगह इंसानों के बीच में रह जाती है ना, तो अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को कि नीचे जाओ, इस जगह को भर लो। और फिर एक और हमारा बिलीफ है कि ज़मीन पे जिस तरीके से हज हो रहा होता है वैसे ही ऊपर 7 आसमानों में भी वैसे ही तवाफ हो रहा होता है। अब ये बात आप किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों को बताना चाहेंगे भी तो वो समझ नहीं पाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वहां पे रिलीजन का एक अलग अंसर है, हमारे यहाँ अलग है। लेकिन जिस मखलूक की हम बात कर रहे हैं प्रिसाइसली, जिसको जिन कह लें, भूत कह लें, चुड़ैल कह लें, ईविल कह लें, या जो भी अपने अपनी ज़बानों में लोग कहते हैं, गोस्ट कहते हैं, ये अपनी प्रेजेंस हर तरीके से शो करते हैं, हर तरीके से। जब इनको अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है
या फिर जब इंसान इनको डिस्टर्ब करते हैं, बी दैट उनकी जगह पे आके, बी दैट उनकी जो भी प्राइवेसी होगी उसको इन्वेड करके, बी दैट उनको नुकसान पहुंचा के। हम इंसानों की एक गलती है, हम अशरफुल मखलूकात होने की वजह से हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही है, अल्लाह ने हमें सुप्रीम पावर दी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे की भी कुछ पावर है। चैलेंज करते हैं, मुकाबला करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरी कुछ दोस्त हैं जो खाली घरों में जाके, उन घरों में स्पेशली जहाँ पे जिन्न और चुड़ैले और ये भूत और ये आसिफ वगैरह होते हैं, वहाँ जाके चैलेंज करते हैं और फिर उनके साथ अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरा भी हुआ है। खैर, हमारे शो में आप लोग शामिल हो सकते हैं। अपने 3-4 तरीके हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगाइए, अपना मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी अटेंडेंस के साथ भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें अपने वाक़यात ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो 0213-4520791 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके हमसे वाक़यात शेयर कर सकते हैं। दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213-4520791। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari, दैट्स द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी हमारी अपडेट होती है वो आप तक पहुँच सके। एक ज़रूरी ऐलान है, वो ये है कि हमने एक और नया सेगमेंट शुरू किया लेट नाइट हॉरर स्टोरीज़ के नाम से, जो कि प्रिसाइसली यूट्यूब के लिए है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं और बहुत सारे लोगों की हम कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते, ईमेल्स पढ़ नहीं पाते, SMS पढ़ नहीं पाते। तो उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तो आप लोगों के पास अभी ये मौका है कि आप अपने फ़ोन से, अपने हेडफोन के ज़रिए अपनी कहानी को रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो नोट में, और वो ऑडियो नोट, वॉइस नोट आप मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। एंड दिस गोज़ आउट स्पेशली फॉर दोज लिसनर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं और हमें कॉल नहीं कर पाते, और यही शिकायत होती है कि हम आपको कॉल नहीं कर पाते। खैर, और इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। ये 3 जगह हैं जहाँ पे हम अभी बिल वक्त हमारे सामने हैं। अगर आप हमें मैसेजेस करना चाहते हैं तो ट्विटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, फ्री है तो ज़्यादा आसानी है। तो ट्विटर पे जाइए www.twitter.com/minhajaliaskari। वहाँ पे आप बस एक काम कीजिए, #LNHS लिख के मैसेज करें एंड आई विल बी देयर। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन ही रहे होंगे, उनके नाम हम शामिल कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ठीक 4 मिनट के बाद हम फेसबुक लाइव बंद कर देंगे और हमारी ट्रांसमिशन शिफ्ट हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो www.instagram.com/minhajaliaskari पे जाइए, उसको लाइक कीजिए और वहाँ पे हम ठीक 12:45 पे वहाँ से अपलोड होंगे। चलें जनाब, जल्दी से उन लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो फेसबुक पे अपने मैसेज हमें भेज रहे हैं। सदाम हुसैन, थैंक यू। जोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलार हसन, थैंक यू सो मच।
मरियम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिल थैंक यू सो मच। खिजरे शाह थैंक यू। आदिल शेख बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अजीम शेख थैंक यू सो मच लाइव फ्रॉम मेलबर्न। तो अजीम देखें, आप तमाम लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग अपने वॉइस नोट्स हमें बना के भेज दें और वो हम अपने टेप 1 जो हमने अपना एक टेप सेगमेंट रखा है यूट्यूब के लिए उस पर हम डालेंगे। इसके अलावा बिनते सईद बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान सलीम बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। एंड कुलसुम थैंक यू आपके भी मैसेजेस का। हमारा अब फेसबुक तो बंद हो रहा है, हम ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर इंस्टाग्राम पे लाइव एक्टिव हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। चलें जनाब, थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम है वो लंबा हो गया है, माजरत उसके लिए आप सब तमाम लोगों से। अब बढ़ते हैं अपनी ईमेल्स की तरफ जो लोगों ने हमें भेजी हुई हैं। सलाम मिनहाज, हाउ आर यू? काइंडली मेरा नाम मेंशन नहीं कीजिएगा। आई एम योर साइलेंट लिसनर सिंस मैनी ईयर्स। आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट जो मेरी खाला के घर का हुआ था। मेरी खालू की फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी वीक थी और उनको घर रेंट के लिए चाहिए था, तो उन्होंने कराची में ही एक घर रेंट पे लिया। मालिक मकान ने घर के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया था और घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत कम रेंट में उनको दिया गया। उन लोगों ने शिफ्टिंग के बाद रहना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद उनको कुछ अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए, जैसे फ्रिज में से रखा हुआ खाना गायब हो जाता, बेड में लेटे हों तो बेड के नीचे से मैट पर ज़ोर ज़ोर से कोई हाथ मारता, और इस तरह के इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही हो रही हैं। उन्होंने एक दिन रात में रूम में खालू की माँ ने बात करके प्रॉपर ये ज़ोर से कहा कि हमारे पैसे इतने नहीं हैं कि हम फ़ौरन घर शिफ्ट कर सकें, आप हमें कुछ टाइम दें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई सामने नहीं था, फिर भी ये बात बहुत ज़ोर ज़ोर से की गई ताकि वो सुन लें। यहाँ इन्होंने नमाज़ें स्टार्ट की, सुबह सब उठ के तिलावत किया करते थे। ये इस तरह की बात है कि आप इस बात का यकीन करें या ना करें, या फिर लिसनर्स इस बात का यकीन शायद ना करें, ऐसा होने लगा कि इनके रूम के अंदर अलमारियों से पैसे मिलना शुरू हुए। कभी आयरन स्टैंड में पैसे मिल जाते, कभी किसी शर्ट से, कभी तकिए के नीचे से अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो गए। बिलीव मी मिनहाज, वो आकर बताया करती थी कि हमारी अम्मी कि हमारी खुद इस बात का यकीन नहीं करती थी। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई और इनकी 3 बेटियों की शादी भी हो गई। बाद में वही घर उन लोगों ने ख़रीद लिया। नमाज और तिलावत कुरान नहीं छोड़ते, और मेरा मानना ये है कि हर चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है कि वो जिन्नात नेक हों। Well, that's interesting. अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह का सिमिलर वाक़या मेरी खाला है उनके साथ भी होता है, तो आप कहेंगे कि मिनहाज के साथ तो
हर वक्त ही ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बीच में गुलिस्तान जौहर के बड़े वाक़यात हमने शेयर किए, लोगों ने शेयर किए, और बड़ा ये एक मामा बन गया कि गुलिस्तान जौहर में अक्सर अपार्टमेंट्स हॉन्टेड हैं, होंगे, आई हैव नो क्लू। कुछ लोगों ने मुझसे ईमेल में पूछा कि हम गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है वहाँ पे हर, मुझे नहीं मालूम, और मैं किसी भी अपार्टमेंट को, किसी के घर को ऐसे नहीं कह सकता। हो सकता है ना हो, उसमें हो सकता है लोगों का वहम हो। खैर, एक अपार्टमेंट है, अगेन नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ा मशहूर अपार्टमेंट है। उधर एक ऐसा बड़ा वाक़या, उस अपार्टमेंट का नाम लिए बगैर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अगर आपकी थोड़ा सा माजी स्ट्रॉन्ग है। उधर एक बहुत बड़े रिपोर्टर को रखा गया था, अंग्रेज़ रिपोर्टर को, बाद में उसका मर्डर हो गया था, फिर उसके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, लेकिन वो उस अपार्टमेंट में जब उसको किडनैप किया गया था कराची से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको सबसे पहले उन अपार्टमेंट्स में लेके गए थे और वहाँ से फिर वो कहीं अफ़गानिस्तान लेके गए थे। खैर, तो मेरी खाला जो है उन अपार्टमेंट में, उनको एक अपार्टमेंट मिला, वो वहाँ पे रहना शुरू हो गई। अब रहना शुरू हुई तो उनको पहले तो नॉर्मल हर चीज़ ऐसे होती है, नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी। फिर ये चीज़ें छोटी मोटी होना शुरू हुई, गायब हो रही हैं चीज़ें, इधर से मिल रही हैं, उधर जा रही हैं, उधर से मिल रही हैं, इधर से जा रही हैं, कभी किसी का गुज़र हो रहा है, कभी किसी की प्रेजेंस हो रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी का नाम आ रहा है। लेकिन चूँकि उन सब ने नमाजें बाकायदगी से पढ़ी, तो उनको इनामात मिलना शुरू हुए। उनके भी कुछ हालात इतने बेहतर नहीं थे। फिर ये आंखों देखी बातें हैं कि उनको अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो गए। कभी भी उनकी कोई जेब, कोई पर्स, कोई बटवा खाली नहीं होता था, हमेशा उसके अंदर से पैसे निकल आते थे। और उस अपार्टमेंट में उनके हालात इतने अच्छे हो गए थे, और वो अपार्टमेंट, जैसे अक्सर लोग बताते हैं ना कि अपने घर जाते हैं किसी हॉन्टेड जगह तो वहाँ पे दिल घुटता है, घबराहट होती है। इनका अपार्टमेंट ऑपोजिट था, वहाँ जाता था कि तो लगता था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, बहुत बहुत अच्छा फील होता था। बाद में पता चला कि एक बुज़ुर्ग उस अपार्टमेंट में रहते हैं, और वो बुज़ुर्ग को इनकी ये बात पसंद आई कि ये लोग घर को साफ़ सुथरा रखते थे। इससे पहले जो लोग थे वो साफ़ सुथरा नहीं रखते थे, तो उनके साथ बड़े ख़तरनाक वाक़यात होते। और वो जो लास्ट लोग रहने वाले थे, वो हमारी खाला के पास भी आए थे ये बताने के लिए, ये बताने के लिए कि इस घर में आपके साथ कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। है, आप लोग ये मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग हमें 6278 पे करें। नवीद आलम फेडरल बी एरिया, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस और काइंडली इंटीमेट लाल कोटी इवेंट यू सेड यू विल। अच्छा, हाँ मैं लाल कोटी वाला, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम तूबा है। थैंक यू तूबा। सुजैन आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल थैंक यू सो मच। सईद शेवानी थैंक यू। शब्बीर बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सा उमामा थैंक यू सो मच। आप मुझसे कांटेक्ट करें प्लीज़। मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास आपका नंबर नहीं आते भाई, ऐसे हमारे पास नंबर्स नहीं आते। प्लीज़ अगर आपने कांटेक्ट करना है तो ईमेल के ज़रिए कर लीजिए। आयशा खान एंड एमन खान थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस का। शाहिद आपका भी मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अहमद साहब आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मैं जहान बोल रही हूँ लाहौर से। जहान जी, जहान जी। कैसी हैं आप? जी, मैंने पहले भी एक दफा फोन किया था। चलें ग्रेट, आपके साथ जी। कोई वाकया पेश आया है? जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ प्रोग्राम्स आपके सुने तो थे लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। लेकिन यूजुअली मुझे बिल्कुल वैसे डर नहीं लगता, बहुत मैं नडरसी हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि मैं अगर ये प्रोग्राम देखूंगी तो मैं फिर खौफ में मुब्तला ना हो जाऊं। लेकिन आज कुछ ऐसा वाकया हुआ हमारे घर में, और उससे पहले भी ये हो चुका हुआ है, लेकिन सारे एक दूसरे से शेयर नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास पेट्स हैं, और बाहर मैं उसको लेके गई अपने उसको कैट को, तो उसको मैं प्यार कर रही थी। तो मैं लेफ्ट साइड पे मेरा शेडो था, क्योंकि ये रात ही का वक्त था, अब से कोई 2-3 घंटे पहले की बात है, ठीक है। तो मेरा शेडो अच्छा भला मुझे नजर आ रहा था लेफ्ट को, और वो जो बिल्ली है वो बिल्कुल मेरे सामने थी, ठीक है, और उसका शेडो उसके साथ था, ठीक है। और सडनली जब मैं उसको पैट कर रही थी अपने पेट को, तो सडनली एक शेडो आया जो कि वहां पे कोई भी नहीं था उस वक्त, मैं थी और बिल्ली थी, और एकदम से राइट को आके वो शेडो एकदम से हमारे ऊपर आ गया, और ऐसे हुआ जिस तरह के बहुत आगे तक गया है। पहले तो मैं समझी कि पता नहीं मेरा वहम है या पीछे कोई है, कोई भाई है या कोई है, लेकिन वो लोग सब अंदर थे। और जो दरख्त हैं, क्योंकि हमारे घर कम से कम कोई 50 के करीब दरख्त होंगे, तो वो मैंने सोचा शायद किसी शाख को हिली है, लेकिन वहां पे उस वक्त कोई शेडो ऐसा नहीं था, कोई शाख नहीं थी जो कि इस तरह अपना शेडो मेरे ऊपर लाती, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा मेरा वहम है, तो एकदम से वो फिर दोबारा से हुआ। अच्छा, ये तो हो गया, तो फिर मैंने कहा ये कुछ है, तो मैंने फौरन फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। बाहर कभी निकलूं तो मैं फौरन इस तरह का दरूद करती हूँ। जब मैं भूल जाती हूँ तो ऐसी कोई ना कोई या हवा चलनी शुरू हो जाती है, या एकदम से कुछ ऐसा मौसम बदल जाता है। और ये हमारे घर में ये भी है कि पता नहीं दरख्तों की वजह से है, ये कोई ऐसी चीज है कि सब जगह पे बारिश नहीं हो रही होती और हमारे यहाँ हो रही होती है। आगे पता नहीं कुछ थोड़े दूर तक शायद हो रही हो, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट जो है वहां पे बारिश नहीं हो रही होती। हाँ, मॉनसून में स्कैटर्ड रेन होती है, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे ऐसे होता है। दूसरा, एक दफा गेट के ऊपर हमारा चौकीदार नहीं था, और गेट के ऊपर से हो रही थी, आवाजें आ रही थी, और जो कि हमने मना किया हुआ कि एकदम गेट मत खोलो, क्योंकि किसी काफी साल पहले की बात है, और वो इतनी सेंस भी नहीं थे कि एकदम नहीं गेट खोलना। तो गेट खोल दिया। जो मैंने देखा कि इतनी लंबी लंबी औरतें हैं, और उनके मुंह जो है वो सीधी चलती जा रही हैं, कोई 5-6 के करीब होंगी, और उन्होंने एकदम से सीधा चलते चलते उन्होंने सबने एक ही रुख में गर्दन मोड़ी है, और उन्होंने मेरा नाम लिया। और मैं उस वक्त इतनी खौफजदा होगी कि मुझे लगा कि मेरे पाँव जमीन से जम गए, और पीछे से मैं हिल नहीं सकी, दरवाजा खुला था। आई कुडंट कॉल एनीवन, आई कुडंट स्क्रीम। और थोड़ी देर में लगा कि वो आगे आगे हंसते बोलते आगे चली गई हैं, और वो उसके बाद कोई बच्चा नहीं था वहां पे, लेकिन वहां पे बेशुमार बच्चों की आवाजें और बड़ी देर तक आती रही। और वो जब चले गए तो मुझे कुछ मेरे आसान दुरुस्त हुए, तो मैंने जल्दी से फिर चारों पुल पड़े और दरवाजा बंद किया।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और बस किस्सा ये हुआ बस जहाँ कि अभी बस दरख्त जो है, हेलो हेलो हेलो, जी जी बस जी, अभी बस अब इतना है, क्योंकि बाकी लोगों को भी कॉल करनी है। सही है, अगली ठीक दफा है, बता फिर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से थैंक यू, फी अमान थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह। जी। खैर बढ़ते हैं अपनी एक ईमेल की तरफ। दिस इज़ आरजिक फ्रॉम गुलशन मेमार कराची। ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ। मेरे वालिद साहब हर रोज़ उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाया करते थे। एक दिन उनको किसी वजह से देर हो गई। मगरिब का वक्त था, लेकिन कब्रिस्तान जाना ज़रूरी था फातिहा खानी के लिए। मेरे वालिद साहब कब्रिस्तान पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी कुरान की तिलावत करना शुरू की। तिलावत के दौरान एकदम उनकी नज़र झाड़ियों की तरफ पड़ी तो उन्होंने झाड़ियों में हरकत होती हुई महसूस देखी। वो समझे कि कोई जानवर है। उन्होंने उसको इग्नोर किया और तिलावत जारी रखी। इतने में उनकी आंखों के सामने से कोई बहुत तेजी से गुजरा। उन्हें घबराहट महसूस हुई। उन्होंने और तेज तेज आवाज में तिलावत करना शुरू कर दी। अचानक किसी ने पीछे से वालिद साहब के कंधे पर हाथ रखा। बाबा ने घबरा कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे वालिद साहब सर से पैर तक पसीने में शराबोर हो गए थे। तिलावत जोर जोर से करना शुरू कर दी और तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगे। अभी वो आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी ने भारी आवाज में उनका नाम पुकारा। पर मेरे वालिद साहब ने पीछे देखे बगैर भागना शुरू कर दिया और कब्रिस्तान के गेट पर ही आकर रुके। उस दिन के बाद से उन्होंने सबको यही कहा कि शाम के वक्त बेज़रूरत कब्रिस्तान ना जाया करें। ये वाकया हसन स्क्वायर के सामने जो कब्रिस्तान है वहां का है। उम्मीद है कि थोड़े सी लोग प्रिकॉशंस लेंगे। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मेरा नाम हम्माद है, मैं जी कराची से बात कर रहा हूँ। जी हमाद, क्या करते हैं आप? मिनाज भाई, मैं वैसे कॉल सेंटर में नाइट में जॉब करता हूँ और स्टडी करता हूँ। अच्छा, तो कोई वाकया पेश आया आपके साथ? मिनाज भाई, खैर मेरे इन बातों पर यकीन है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे वाकयात अपनी आंखों से देखे भी हैं काफी, और खैर मेरे साथ अल्लाह का शुक्र हुआ नहीं है, लेकिन इनमें इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा है।
अच्छा, आपके साथ हुआ नहीं है लेकिन कभी? जी बस यही बोलना था। नहीं, हुआ तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे वाकयात बहुत देखे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटेड जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ, और मेरी गली में जो रहते हैं स्ट्रीट के अंदर उन लोगों के साथ। जो आपने सुने होंगे उनसे वाकयात? नहीं, सुने नहीं है मिनाज भाई, मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं काफी सारे वाकयात। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि आपके साथ कभी नहीं हुआ, फिर आप कह रहे हैं आपने देखा है। मेरे साथ मिनाज भाई, मेरे साथ नहीं हुआ, फिर तो जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरे हो जो रहा था? दोस्त हैं उनके साथ मेरी आंखों के सामने हुआ। हाँ, तो क्या हुआ बताइए। क्योंकि उनके मिनाज भाई, रात का टाइम होता था, हम लोग अक्सर जो है बाहर गपशप लगाया करते थे, तो बैठे होते थे, तो उनके अक्सर घर में जो है पत्थर आना शुरू होते थे। जबकि हम लोग बाहर बैठे हुए, तो वो कहते थे कि यार पत्थर आ रहे हैं, तो हम लोग बोले यार हम लोग तो बाहर बैठे हैं, अंदर पत्थर कैसे आ रहे हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये पत्थर आ रहे हैं। हमने बोला यार हम बाहर से तो कोई भी फेंक के नहीं जा रहा है। तो सुनने में आ गई। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो इस तरह ये उन्हें लगा कि उन्होंने दरवाजे भी बंद कर लिए। तो जब वो रात के टाइम सोने लगे, तो उनके शीशे जो थे घर में जो लगे हुए, शीशे टूट गए पत्थर लगने से। पत्थर लगने से शीशे टूट गए। तो मिनाज भाई हमारे एक जानने वाले हैं, हमारे सामने उनको बुलाया जब, तो उनसे बात करी, तो उनके यहाँ जो एक बच्चा आया हुआ था लाहौर से, तो मिनाज भाई उसके साथ वो मसला था। तो मिनाज भाई उन्होंने जब पढ़ाई शुरू करी हमारे सामने, तो उस बच्चे की आवाज बदली। उस बच्चे ने बोला कि मेरे को ये जो लेकर आया ये मेरे को लाहौर से, वो मिनाज भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्चा लाहौर से खुद अकेला आया था, और उसको हम लोग यहाँ से ढूंढ कर लेकर आए थे। उसको अपना खुद का नहीं पता था, इतना छोटा बच्चा था मिनाज भाई। अच्छा, नहीं तो वो पत्थर वाली कहानी का क्या हुआ? तो मिनाज भाई वो पत्थर वाली कहानी का ये हुआ कि जब उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसने बोला कि हम इस पर जो है पूरा खानदान इस पर मुसल्लत है, हम लोग इसके ऊपर, और जो है हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, और जिनके पास हम रहते हैं उन लोगों को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, ये बच्चे के ऊपर जिन्नात थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ मिनाज भाई कि उनके ही कोई वो हिंदू जिन्नात थे, तो उनको ही कोई उनके भगवान बोलते हैं, तो उनको उनके वास्ते देके उनको छुड़ाया गया। तो जब भी नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने बोला आप किसी मुसलमानों के औलिया में से किसी उनको मानते हैं? तो उन्होंने बोला हम गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। तो उन्होंने गौसे आजम का वास्ता देकर उनसे जान छोड़ दी। फिर जी। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मिनाज भाई, थैंक यू। खैर जनाब, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक ईमेल हमें भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव परफॉर्म्ड हज दिस ईयर, and as I have heard a lot of things regarding Al-Baida, also called Wadi Jinn, the Valley of Jinn, so I decided to visit this place to witness that it's real or not. Here's the video I'm sharing with you. We parked the car in neutral gear, and to our amazement the car was moving slowly, even though the engine was switched off. First we thought the road must be sloped, but it wasn't. In fact, the car was moving upwards on its own. After a while, the speed of the car increased. We learned later that the mountains in the surrounding areas have magnetic qualities which attract cars. Any iron object with wheels will move on its own. Right? उन्होंने एक वीडियो भेजी हमें वैली ऑफ जिन की, जहाँ पे जिसको कहा जाता है वादी जिन, सही है, ये तो सबको ही पता है, और उसके वहाँ पे जो लोगों के साथ अजीब वाक़यात होते हैं उसके बारे में पता है। तो हम ये वीडियो जो है, जो हमारे पास आई भी है, या आज जो कल हमारे YouTube पे एपिसोड अपलोड होगा उसमें शामिल होगी। खैर जनाब, जल्दी से
उन लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो इंस्टाग्राम पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सनी, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबशिर या मुबशरा जो भी हैं, आपका मैसेज आया, थैंक यू। माहीन, थैंक यू सो मच। नवीद शेख कह रहे हैं कि रेडियो से बहुत डिस्टॉर्शन है। रियली डिस्टॉर्शन है? क्यों है डिस्टॉर्शन? ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी है डिस्टॉर्शन? पता नहीं। शैबी खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सना शाह, थैंक यू सो मच। फैज़ान, आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैश, अच्छा ये इंस्टाग्राम के नाम ही ना इतने अजीब अजीब होते हैं, नाम नहीं होते सिंपल। बाबर शेख, थैंक यू। एंड अहमद अली रज़ा, आपको भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। और बाय द वे, जो लोग हमें सुन रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनके लिए बैड न्यूज़ कि अब हमारा इंस्टाग्राम बंद होने वाला है और ये सारी एपिसोड जो आप यूट्यूब पे सुन सकेंगे www.youtube.com/minhaj-ali-askari ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिनाज भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं समीर बात कर रहा हूँ कराची से। समीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी समीर। सो मिनाज भाई, आई एम योर लाइक listener since a long time और I've never really opted to share stories, but मैंने एक दो बार email किए which I guess lot of emails की वजह से which went unread. So ये मैं अपनी बहन का वाकया शेयर करना चाहूँगा from Australia. बिल्कुल बताइए। बीच में she lives in Sydney, but बीच में she shifted to Adelaide for a time क्योंकि Pakistan is always looking for opportunities. सही। तो वहाँ पर उनका जो घर था वो बहुत पुराने टाइप का था वहाँ पे, क्योंकि एडिलेड इज नॉट एज अर्बन एज सिडनी इज, बट सो वहाँ पे छोटे छोटे टाउन हाउस वगैरह। तो उनका जो घर का एक वाटर हीटिंग सिस्टम था वो बैल्कनी में लगा हुआ था। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज इलेक्ट्रॉनिक और गैस ऑपरेटेड। सो शी टोल्ड मी कि वंस एट नाइट she wanted to go to the washroom and like सर्दियाँ थी तो वो बैल्कनी में बाहर निकले अपना सिस्टम ऑन करने के लिए, हीटिंग सिस्टम। और उनका ध्यान पड़ा कि एक आवाज आ रही है क्योंकि इट वाज अ टाउन हाउस, तो ग्रीनरी तो बहुत ही है वहां पर। उनका ध्यान पड़ा धड़क की तरफ, तो उन्हें लगा कि आवाजें आ रही हैं धड़क के अंदर से। एंड she was like कि पता नहीं क्या, she advanced towards the थोड़ा करीब गई and she tells me कि she literally heard someone whispering sleep 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 from the trees and like this happened quite a few times within the same moment. And she said that she got so scared that she ran away, she left the balcony open और थोड़ा उनको टेम्परेचर फिर चढ़ गया। और फिर सुबह उन्होंने अपने हस्बैंड को ये वाक्य शेयर किया, न्यूज़ लाइक कि वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे, बट या दिस वाज हैपेंड। हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो, मोहल्ले वाला कोई बच्चा हो।
यार मिनाज भाई, पाकिस्तान थोड़ी ना, स्टॉकिंग इज अ सीरियस ऑफेंस देयर। नहीं भाई, अंग्रेज भी माशाल्लाह से बड़े शरारती लोग होते हैं, आपको नहीं मालूम? बट वो जल्दी सोने वाले भी होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। हाँ, लेकिन ये मुझे याद है, ये आपने पहले भी शेयर की है कहानी। ईमेल पे ही पढ़ी होगी आपने। ईमेल पे पढ़ी है या मैंने आपने कॉल की है? दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर आई हैव कॉल्ड। मुझे याद आ रही है कि ये कोई स्लीप से मुझे याद आया जी। तो अच्छा, एक काम करें जी, जो आपकी बहन है जी जी, उनसे बोलें कि मुझे एक अपने पूरा वाकया जो है ना जी, ऑडियो नोट, वॉइस नोट के फॉर्म में मुझे भेजें। आपके नए फॉर्मेट के लिए? मेरे नए फॉर्मेट के लिए। और जितना डिटेल में होगा उतना अच्छा होगा। मेरी बहन और हम जब वो पाकिस्तान में जब थी, लाइक 2000 जो आपके पहले पुराने जो सीजन होते 2011-12 में जो आते थे, जो और ज्यादा लेट टाइमिंग होते थे, वो हम सब सुना करते थे। और उस वक्त तो मैं लाइक जिस एज का था, आप वी वुडंट हैव परमिटेड फॉर मी टू इवन लिसन टू दोस। सब आप देखिए ना, ये पाकिस्तानियों की अच्छी बात ये है कि जब मना करो ना वही करते हैं सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ईमेल का इंतजार रहेगा। और उनको, बहन को बोलेगा जितनी डिटेल में बताएं उतना अच्छा। ठीक, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। खैर जनाब, कुछ ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब ईमेल्स क्या कह रही हैं। सलाम मिनहाज, यह वाक़या हमारे नाना ने हमें सुनाया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे नाना और उनके साथ 4-5 लोग इस्लामाबाद से बाय रोड आगे जा रहे थे। बहुत पुरानी बात है और इस टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ के रास्ते भी ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे। खैर, रास्ता अब ऊंचाई पर चढ़ाई का था। वो एज़ यूजुअल जा रहे थे। उन्होंने जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया, मगर बैड लक से एक पॉइंट ऐसा आया कि रास्ते ख़राब होने की वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। और उनकी गाड़ी ऐसी थी कि आधी पहाड़ से नीचे, गाड़ी में डीजल के कंटेनर्स थे और लोग भी ज़्यादा थे। गाड़ी बहुत ओवरलोडेड थी और बस सिचुएशन ऐसी थी कि गाड़ी मुस्तकिल हिल रही थी और किसी भी टाइम वो नीचे जा सकती थी। वो जगह ऐसी थी कि कोई मदद करने वाला भी नहीं। पहाड़ हैं, पहाड़ और जंगल और बयाबान, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना कोई दुकान। अब मेरे नाना और उनके साथ लोगों ने रोना और अल्लाह को पुकारना शुरू किया। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगे कि या इमाम ज़माना हमारी मदद को आए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। कहते हैं कि अचानक एक बंदा वहाँ चलता हुआ आया और उसने गाड़ी में झांका। दरख्त के 2 मोटे टहने अकेले ही उठा लिए और गाड़ी के टायर्स में फिक्स किए। गाड़ी की डिग्गी खोली और डीजल के आधे कंटेनर्स निकाल कर साइड पर रखे। गाड़ी को लोड फ्री किया और ये बोल के, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जाकर किसी और को मदद के लिए लाता हूँ, कहकर आगे चला गया। नाना कहते हैं कि हम क्योंकि खौफज़दा थे तो हमें उस बंदे को देखा नहीं सही से। वो ये बोलकर चला गया और कुछ टाइम बाद आर्मी की गाड़ी वहाँ से गुजरी। फौजियों ने देखा हमें और इस सिचुएशन में तो वो रुक गए और उन्होंने रस्सी निकाल कर गाड़ी भी बांधी और हमें खींच लिया। ये रास्ता इस्तेमाल के लिए नहीं लगता और फौजियों ने कहा कि हम यहाँ रास्ता भटक कर आ गए, वरना हम किसी और तरफ जा रहे थे। तो मतलब इसमें मतलब अच्छी बात है कि आपके नाना साहब सही थे, सलामत थे, लेकिन इसमें जिन्नात या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहाँ से आ गई? वहाँ कोई होगा, शहरी गांव का शख्स होगा। गांव के अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जंगल में दरख्त के बीच में से निकल जाते हैं, उनको रास्ते पता होते हैं। तो इसमें जिन्नात कहाँ से आ गए? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ
बहुत सारी चीज़ें कानों के हिसाब से हैं, सुनी सुनाई हैं हमारे, उन्होंने कहा था। और जब वो जो लोग बताते थे वाक़यात, वो ऐसे होते थे कि बस आप उनके वाक़यात ही सुने, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। अगर आपने सवाल कर लिया तो आपकी कुटास हो जाएगी। तो अक्सर नाना दादा चाचा इस तरह के होते थे कि ज़्यादा बदतमीज़ी सवाल करेगा बटा, तो बस वाक़या सुनो हमारा, दैट्स इट, चबर नहीं करो। तो मतलब इसमें कोई वो नहीं थी बात, मतलब कोई गांव वाला होगा, बड़ी कॉमन सी बात है, वहाँ पे तो बड़ा कॉमन है ये। अक्सर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, अक्सर टायर में हवा कम हो जाती है, या लोड ज़्यादा हो जाता है, या एलिवेशन की वजह से मसले हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को पता है ये बातें। एग्जैक्ट वही बात आ गई फिर कि मिनहाज आपके साथ तो हर चीज़ वैसी ही होती है जैसे पहले किसी के साथ होती है। एग्जैक्ट यही मसला था मालम जब्बा। अभी मैं रिसेंटली कोई 3 साल पहले आई थिंक मालम जब्बा गया था। तो मालम जब्बा जाते वक्त तो बड़ी ही कोई घटिया रोड थी भाई, वो अब बन रही थी, पता नहीं बनी कि नहीं बनी। वैसे ही मालम जब्बा इतना पीटीआई से रिलेटेड, मालम जब्बा इतना न्यूज़ में रहता है करप्शन की केसेस पे। खैर हम लोग मालम जब्बा पहुंच गए शाम के टाइम पे, और बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा था जैसे आज कराची का था, तूफ़ान ख़तरनाक वाला। तो हमने कहा कि चलो यार, वो 2-3 उधर रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, हमने कहा उधर जाके कुछ चाय पी लेंगे, फ्राइज़ खा लेंगे और थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाएंगे। जिस रोड से हम गए ऊपर, वो इतनी कचरा रोड थी, खुदा की कसम पैदल चल के चले जाते तो जल्दी पहुंच जाते। तो वापसी में डिसाइड किया गया, और वहाँ के वेटर जो भी थे लोकल थे, उन्होंने बताया कि एक और रास्ता है जो कि है तो सिंगल ट्रैक, बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन बना हुआ बड़ा साफ़ सुथरा है। तो हमारे दोस्त जो कि गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसी रास्ते से जाएंगे, हम उस घटिया रास्ते से नहीं जाएंगे। अब उस रास्ते पे थोड़ी देर तो हम चलना शुरू हो गए। अब थोड़ा सा आगे गए तो वो खाई, चारों तरफ खाई, सिर्फ गाड़ी का एक ट्रैक चल रहा, और वो ट्रैक ऐसा कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो बस गए। फिर होगी लड़ाई, और जो जिंदा बचेगा उसकी गाड़ी आगे जाएगी, वो वाला चक्कर था। एक ट्रैक, सिंपल एक ट्रैक। एक पॉइंट ऐसा है कि बारिश हो रही, अंधेरा हो गया, सब कुछ हो गया, गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई इतनी जान को ख़तरे में नहीं डाल रहे, जिसको उतरना उतर जाए, और जंगल के बीच में से पैदल चलेंगे। तो एक दोस्त जिसके पास गाड़ी थी, वो तो बेचारा उतर नहीं सकता था, उसने कहा कि मैं गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ, आराम से एक शख्स आगे जाए, एक शख्स गाड़ी के पीछे जाए, और क्रूजिंग करते हुए चल जाएं। वो जो 2-2.5 घंटे थे मेरे, उन 2-2.5 घंटे में मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशंस, वो मैंने फील किए। कि मैं पहली दफ़ा इतना डर लगा कि मैं एक जगह कोई 10-15 मिनट के लिए खड़ा हो गया, खामोशी से। गुप अंधेरा हो चुका था, सिर्फ गाड़ी की लाइट थी, मोबाइल के टॉर्च वॉर्च थी, लेकिन हम उसको इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बैटरी कम और ये चक्करबाजी थी। एक पॉइंट ऐसा आया, हम बीच जंगल में थे, कभी खाई आती, कभी पहाड़ आता, फिर जंगल आते, और उस जंगल में अब हो सकता है कि मेरा वहम हो, क्योंकि मैं इतने अंधेरे में था, पहले ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट में था। मैंने प्रॉपर वहाँ पे बच्चों के हंसने की आवाज़ें, औरतों के हंसने की आवाज़ें, और ऐसी हंसने नहीं जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ औरतें हंसती हैं, ज़रा स्पूकी किस्म की, बड़ी ख़तरनाक कि जैसे कोई, मैं समझा भी नहीं पाऊँगा आप लोगों के किस तरीके की। मैंने बड़ी कोशिश की कि पहले इसको लॉजिकली सॉल्व करूँ कि यार हाँ गाँव है, ऊपर वाले पहाड़ पे कोई हंस रहा होगा तो हमें आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी पहाड़ पे, जो उस वाले रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ घर हो। अच्छा, मैंने फिर अज्यूम किया कि जंगल है तो जानवर होंगे, हो सकता है हाइनास वगैरह हो। हाइनास का ये होता है कि जिसको लगड़ बग्गा कहते हैं, उसकी हंसी जो है ना काफ़ी ख़तरनाक होती है, वो भी नहीं था। तो जानवरों का भी एलिमिनेट हो गया, इंसानों को भी एलिमिनेट कर दिया, तो फिर बचता है कुछ नॉटी मखलूक़ात। और मैं आप लोगों को, मैं
अभी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने प्रॉपर औरतों की हंसने की आवाज़, और एक दो नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत 5 6 8 औरतें बैठ के हंस रही हैं। बच्चों के खुसर फुसर करने की आवाज़ें आ रही, और ऐसा जैसे मतलब ये नहीं कि बहुत दूर से कोई आ रही हो, करीब से। और एक पॉइंट ऐसा है कि बहुत करीब हो गई थी। तो मेरा तो वो पॉइंट था कि ज़िंदगी का, मैंने कहा था कि या अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है। जंगल में बगैर किसी के, सिर्फ 3 लोग, अंधेरा, आप एक हेल्पलेस सिचुएशन में हो। है, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आप लोग की रिसीव करें। अगर आप लोग अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पे भेज सकते हैं। फॉलो अस ऑन ट्विटर www.twitter.com/minhajaliaskari। अगर आप ट्विटर पे हमें मैसेज करेंगे तो #LNHS लिखकर अपना मैसेज भेजिए, हम तक वो रिसीव हो जाएगा और आसानी हो जाएगी हमें पढ़ने में भी। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ अपना मलीर से। जी इब्राहिम, क्या करते हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बताइए क्या करते हैं आप इब्राहिम? जी, आप क्या करते हैं? मैं असल में मेरा शोबा है इमामत वगैरह से, और इसके अलावा मदरसा वगैरह पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। अरे जबरदस्त, आपसे तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, तो बताइए पहले, सबसे पहले आप अपने वाक़यात बताइए। मैं अपने एक दोस्त का वाकया बता रहा हूँ। वो भी मस्जिद में जो है, वहाँ कच्ची आबादी है या अपना मलीर में ही, यहाँ जो है एक मस्जिद में इमामत करते हैं ना, वो उन दिनों में जो है बारिशें वगैरह बहुत ज्यादा हुई थी यहाँ। सही। तो रात को तकरीबन ये मेरे ख्याल है फजर से आधा घंटा पहले जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे अजान वगैरह के लिए। तो रास्ते में जो है वो कुछ रोड इस तरीके का है कि अपना दोनों साइडों से बिल्कुल ही वीराना उस साइड पे, और बारिश भी हल्की फुल्की जारी थी। अब वो बताते हैं कि जब अपना वो गली से निकले तो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी, उनके नाम से आवाज दी, वो रुक गए। देखा तो दूर से कुछ लोग आ रहे थे, थोड़ा सा फासले से वो रुके हुए थे, उनके हाथ में एक छतरी थी और एक टार्च थी, खड़े हुए हैं। वो जब करीब आए ना, अब उनका बताना है कि जब वो करीब आए 2 बार उनका नाम लेके पुकारा, 2 बार उनको रोका है। जब वो करीब आए, उन्होंने उनके चेहरे पे जब टार्च मारी ना, तो 3 बंदे थे, 3 लोग थे, तीनों के चेहरे जो थे वो चेहरे कुत्ते के थे और जिस्म इंसान का था। वो बताते हैं कि उन पे इतनी हैबत तारी हुई, वो छतरी टार्च वगैरह सब वहीं छोड़ के भागे मस्जिद की तरफ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि अक्सर लोग मुझे ईमेल करके बताते हैं कि मस्जिद में फलाना हो गया, मस्जिद में ये हो गया, तो ऐसा दुरुस्त है? तो ये जिन्नात वगैरह जो है मसाजिद में इनके मामलात होते हैं। बहुत सी मसाजिद हमारे यहाँ मलीर में से काफी वाकयात हुए, उनमें से एक रब्बानी मस्जिद हमारे इलाके की मस्जिद है, मेरी मस्जिद है। मेरी मस्जिद में काफी ऐसे मामलात होते रहते हैं। लोग खुद बताते हैं कि इमाम साहब अपना रात के टाइम पे ऐसी आवाजें आती हैं कुरान खाने की, कुरान पढ़ने की, हालांकि रात को मस्जिद को ताला होता है। अच्छा। हमारे यहाँ इलाके में रब्बानी मस्जिद है, वहाँ से भी बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि रात को मस्जिद को बाहर से ताला लगा हुआ है, मगर यहाँ ये देखा गया है कि बाकायदा कोई लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सफेद लिबास में, सफेद इमामा बांधा हुआ है।
अब इस तरीके के मामलात, वो उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में रहते हुए इबादत करते हैं। अच्छा, ओहो, सॉरी इब्राहिम भाई, सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। अगर दोबारा मौका मिले तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और मेरा हरगिज़ मतलब कोई इस्लामिक उसमें नहीं था, बस मेरा कहना ये था कि हमें अब इससे आगे निकल जानी चाहिए कि हम किसी को काफिर बोलें, किसी को भी XYZ। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ गए होंगे। है चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। और अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिनाज, मेरा नाम मजहर है। मजहर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत मुझे दरकार है। बस मैं भी अच्छा। उतना ही खूबसूरत हूँ जी। मैं आप ही के शोबे से ताल्लुक रखता हूँ गुज़श्ता 10 सालों से। रेडियो से? रेडियो से आरजे हूँ। किधर हैं आप आरजे, बताइए। मैं बिजनेस एवेन्यू में 7th फ्लोर पे एक चैनल होता है। बिजनेस एवेन्यू तो 103 नहीं होता था? 105? 105? यस, उधर से ही आप ताल्लुक रखते हैं? हाँ, इसी शोबे से मैं आरजे हूँ, गुज़श्ता 10 सालों से कर रहा हूँ। लेकिन अब तो वो 7th फ्लोर पे नहीं रहा, अब तो किसी और फ्लोर पे 10 पे चला गया। 10 पे चला गया। आप सब बता दें ताकि सब वहीं चले जाएं। हाँ, मैं जब 7 पे होता था, जब ऐसा हुआ एक दिन मैं रात को 12 से 2 वाला स्लॉट करता था। सही। मैं 2 बजे निकल के स्टूडियो से बाहर आया हूँ और रिसेप्शन पे बैठा था। वहाँ मेरा गनमैन भी बैठा था स्टूडियो का। सही। तो मैंने देखा शीशे के दरवाजे में से एक बड़े साहब खड़े हैं लंबी दाढ़ी के। मैंने उसको कहा, अपने गनमैन को, कि देखो ये सामने बड़े साहब खड़े हैं, किसको पूछना है और ये कैसे ऊपर आ गए लिफ्ट चैम्बर से। तो वो, मैंने कहा गन अपनी लोड रखना। अच्छा, उसके बाद वो, मैंने उनको बोला अंदर आ जाइए। 65 साल की उम्र होगी उनकी। सही। वो अंदर आ गए। अच्छा, मैं पानी पी रहा था, मैंने गिलास रखा और उनसे बात की। मैंने कहा आपको किससे मिलना है स्टूडियो में? यहाँ कहने लगा आपसे मिलना है, आपका नाम मजहर है, आपसे मिलना है। मैंने कहा क्या काम है मुझसे? कहना नीचे चल के बात करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। खैर, हम लिफ्ट में बैठे और नीचे आ गए हम दोनों। रास्ते में दोनों बिल्कुल खामोश। सही। जैसे नीचे पार्किंग लॉट में गए हैं हम, तो मेरी कार वहाँ खड़ी थी। इसने इशारे से मुझे कहा कि वो खड़ी आपकी गाड़ी 6622 नंबर है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको गाड़ी का नंबर कैसे मालूम और मेरी गाड़ी कौन सी है इसे कैसे मालूम। तो मैंने उससे कहा आपको कहाँ जाना है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं और क्या आपकी हाजत है, क्या जरूरत है आपकी? मैं ये समझा कोई पैसे लेगा मुझसे ये। सही। तो फिर वो मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहना लाडी में रहता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, रोड क्रॉस करके उस तरफ से आपको गाड़ी मिलेगी, इस तरह तो 2 बज गए। तो फिर कहने लगे मुझे मालूम है। उसके बाद वो रैंप से ऊपर चढ़ा पैदल और चला गया। मैंने लिफ्ट वाले को बुलाया, मैंने कहा ये आदमी ऊपर क्यों गया था इस वक्त? 2:30 बज रहा है इस वक्त। कहने लगा जी किसने कहा था मुझे रेडियो पे किसी से मिलना है। मैंने कहा ऐसे मत जाने दिया करो, कंफर्म किया करो। अच्छा, खैर मैं गाड़ी लेके निकला हूँ तो पेडिस्टल ब्रिज से वो क्रॉस कर रहा था। सही। वो बराबर में पेडिस्टल ब्रिज है, बिल्कुल, एक बिल्डिंग छोड़ के, बिल्कुल वहां से वो क्रॉस कर रहा। ये वाकया मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे खौफ बिल्कुल नहीं आया उसको देख के, बिल्कुल खौफ नहीं आया। बातें करता हूँ, लिफ्ट में आया हूँ नीचे, लिफ्ट में तो खामोश आए थे, नीचे जाके बातें की उससे। तो मजहर साहब, ये कोई हो सकता है फैन हो आपका? नहीं, कोई फैन नहीं था। इतनी लंबी सफेद दाढ़ी, 65 साल की उम्र। मतलब फैन तो हो सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? फैन तो होते रेडियो हैं का। हाँ, फैन तो होते हैं। तो 10 मिनट में कैसे पहुंच गया स्टूडियो? मुझे प्रोग्राम खत्म किए 10 ही मिनट हुए थे।
नहीं वो तो अब कोई भी बंदा पहुंच जाए 2 मिनट में। मुझे पता हो कि भाई आप माशाल्लाह से आपने भी पूरा 105 का एड्रेस बता दिया है, अब तो कोई भी पहुंच जाए 5 सेकंड के अंदर। जी जी, वो तो कोई पहुंच सकता है। अच्छा फैन होता तो मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया उसने? फैन होते तो पहले ही बोलते। नहीं, वो बहुत लोग घबरा जाते हैं, अक्सर लोग होते हैं बेचारे सुन रहे होते हैं, आ जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है। लेकिन अच्छा हाँ, ये मतलब ये इसका जिन से तो कोई ताल्लुक नहीं मजहर साहब, ये तो आप ताल्लुक नहीं, मैं सोच में पड़ा हुआ हूं अभी तक। नहीं खुदा के वास्ते, ये कोई फैन होंगे यार, आपके फैन होंगे। ये मेरा फैन मुझसे कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, तो वो इतनी तो सारी बातें बता। वो अब बाप मुझे एक बात बताएं, अगर जिन भी है, चले मैंने मान लिया जिन है, नहीं कोई जिन ना हो, कोई भी हो, नहीं मैं कोई XYZ बदल के आया हो, मैं जिन का अभी तो मैं सिर्फ जिन पे बात करता हूँ ना, क्योंकि मेरा शो उस पे। मैंने तस्वुर किया कि वो जिन है, वो आए, उन्होंने वो शीशे वाला डोर नॉक किया, गार्ड ने खोला, वो अंदर आए, उन्होंने कहा नीचे जाके बात करूंगा। वो नीचे गए, आप लोग गए, उन्होंने बताया वो गाड़ी है, वो रैंप पे चढ़ गए, आप गाड़ी में बैठ गए। उसने मेरी गाड़ी पॉइंट आउट की है मुझे। हाँ, उन्होंने बताया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बताया। तो जिनका मकसद क्या था? आप क्या भूल गए थे कि आपकी गाड़ी कौन सी है? वो बताने थोड़ी आया था। आई एम श्योर आपका कोई फैन होगा। हो सकता है काश वो दोबारा आ जाए। अब ये है कि अब आपको इतना दिल चाह रहा है मिलने का, तो हाँ दोबारा आ जाए। हाँ दोबारा आ जाए, 10th फ्लोर पे आए तो अच्छा है। इस दफा आप पूछ लेगा वहीं ऑफिस में बिठा के। हाँ चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें, ये एक हमारे फेलो आरजे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील ऑनर्ड के आरजे कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। और 105 को सलाम कहिएगा, मेरा पुराना स्टेशन है, पता नहीं है कितने कौन पुराने लोग वहाँ पे मौजूद हैं भी कि नहीं। वेल आप लोग अपने ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। आज का जो शो है इट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इट्स ऑलराइट। हर दफ़ा हम वादा नहीं करते कि शो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। आज का इट्स नॉट बैड, बट इट्स वेरी लॉजिकल। खैर, ट्विटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। दानियल इरफान का मैसेज है, सलाम मिनहाज, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्स but there's Hamza jinn who comes to life at the same time we are born. Our counterpart, do you believe in the fact that if someone is murdered their Hamzat could haunt that place where the incident happened? बड़ा ये फिल्मी एक दानियल, बड़ा फिल्मी एक सिनेरियो है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने तो नहीं देखी बज़ाहिरी तौर पे, लेकिन ये फिल्मों में देखा है। तो कुछ बातें हम लोग इस मखलूक से ना फिल्मों से अटैच कर लेते हैं। जैसे कि छोड़ें, मैं कुछ बोल दूंगा फिर 50 लोग आ जाएंगे बोलने के क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। खैर, तो ये मुझे लगता है कि कुछ फिल्मी बात है दानिया। आई एम श्योर पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, लेकिन मेरे नहीं लगता। अहमद अली रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आया है। करीम अली समनानी, वो कह रहे हैं मिनहाज रेडियो डिस्टर्बेंस बहुत है। रियली? मुझे तो यहाँ सही साफ आ रही आवाज़, क्लियर है। अब्दुल्ला, अच्छा वो पूछें इन विच एरिया आर यू राइट नाउ? भाई क्यों बताऊँ, ये क्या बात हुई? मुझे पूछना चाहिए आपसे, आप कौन से एरिया से बात करें। अब्दुल्ला बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अमान, थैंक यू। रफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। तला, थैंक यू। अदिल अब्बास, आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन सरफराज, थैंक यू। नाजिश, थैंक यू। एंड इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेजेस का।
चलें जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, ज़ैनब बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जैनब, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ मिनहाज भाई, मैं पुरानी लिसनर हूँ आपकी। इस वक्त कोई खास वाक़या मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके जो सुनने वाले हैं इनसे भी कहना चाहूँगी और आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक कुदरतुल्लाह शहाब की बुक है, शहाबनामा। ये ICS के सीनियर ऑफिसर थे, बिल्कुल पता होगा आपके जो किताबें पढ़ने वाले सामीन है। तो मिनाज भाई, इनकी ना जो इन्होंने पूरी अपनी जो तजर्बात है वो इतनी मतलब है कि रेफरेंस बुक के तौर पे भी यूज होती है वो किताब, और जो है ना वो इस तरह के मैं कहूँगी कि तारीखी दस्तावेज की हैसियत रखती है। वो एक बहुत हिस्टोरिकल बुक है शहाबनामा। तो उसमें ना एक चैप्टर वाइज लिखा हुआ है ना, इन्होंने हेडिंग दे दी क्या। तो एक इसमें चैप्टर है 18 सिविल लाइन, तो वो आप कभी पढ़िएगा अपने इसमें शो में, अगर उसको सुना सके उसको उसकी समरी इस चैप्टर की। इसमें इस तरह है कि ICS का ऑफिसर था और ये क़याम पाकिस्तान से पहले का वाक़या है कि इनकी उड़ीसा में कहीं पोस्टिंग हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है उड़ीसा में ही हुई थी। सही। तो वहाँ पे इनको ना सरकारी जो बंगले मिलते हैं सरकारी अफसरान को, तो इनको बंगला मिला हुआ था और उसका नंबर था 18 सिविल लाइन। तो ये जो अफसर हैं ये पहले मकसद है कि पोस्टिंग होने के बाद वहाँ पे किसी सरकारी सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में रहते थे। तो उनसे उनको घर चाहिए था, तो उनसे ये कहा कि किसी ने कि अगर आप जिन भूतों पे यकीन नहीं रखते और आप डरते नहीं हैं तो आप 18 सिविल लाइन ले लें, वो खाली पड़ा है वहाँ पे। इसके बड़े वाक़यात है वो, मैं इन शॉर्ट बोलूँगी कि हकीकत में ये है कि वहाँ पे ना किसी अंग्रेज अफसर ने किसी लड़की से ऐसा फ्लर्ट ही किया था, हिंदू लड़की थी वो बिमला। तो वो उस लड़की को वहाँ पे कई महीनों तक रखा अपने साथ और उससे शादी नहीं की और उसको ना वहीं मार कर और जो ड्राइंग रूम का फर्श था उसके अंदर ना दफन कर दिया था, ऊपर से उसको फर्श को उखाड़ के और उसके अंदर ना। तो ये इस तरह होता है। उसकी रूह जो थी ना वो इन कुदरतुल्लाह शहाब को ये बताना चाहती थी कि मेरी माँ अभी तक मेरा इंतजार करेगी और उसको पता चल जाए कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे जलाया जाए, वो यही कहना चाहती है। और ये बहुत तफसील से काफी लंबा चैप्टर है 18 सिविल लाइन का शहाबनामा में। तो ये मिनाज भाई कभी आप पढ़े ना, अगर इसको स्टडी करें तो ये अपने सुनने वालों को बताए थे कि ये जो लोग आपसे कहते हैं ना ये ऐसे ही हैं और ये बिलीव नहीं करते और ये सब कुछ, तो ये इतना बड़ा सिविल सर्विस का अफसर, ये इसकी इतनी मुस्तनद किताब है, इतनी हिस्टोरिकल ये बुक है और इसमें कभी झूठ हो ही नहीं सकता। इस तरह होता है, जो रूहें बेचैन होती हैं और ये सब कुछ होता है। और मेरा जहाँ तक मैंने सुनी है ना वाकयात सुने हैं, तो ये हिंदू लोगों की ज्यादा आती हैं रूहें वगैरह, मुसलमानों की थोड़ा कम होती हैं, लेकिन हिंदू और इनकी ज्यादा होती हैं, जहाँ जितना मैंने सुना और मेरी जो सुनने में आया है। तो मिनाज भाई आपको समझ आई मेरी बात? हाँ बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Our family belonged to Shahpur Chakar. I won't say we are filthy rich, but we are quite well off. My father before his marriage was quite good looking, and many people from the family were interested in him for their daughters. He had long hair and was also muscular due to daily exercise habit and an active interest in spectator sports. He was always a brave and passionate young man. Due to being actively involved in sports and exercises, he was never scared of anything, and I mean anything.
He had a bad habit of sleeping on the roof during summers. Due to the passion of exercise and keeping fit, he had a room built on the roof where he used to do exercise. Also, there was a bed there that he used to rest on during summer nights. As time went by, he started spending more and more time on the roof. Since exercise was his passion, nobody suspected anything. But Dada noticed that my father was growing weak, which was very odd. He tried speaking to my father, but my father brushed him off. But Dada wasn't convinced. He started observing him and watching him in silence. One night, as usual, Dada was on the watch. He saw my father meeting someone on the roof. Since Dada was on a distance, he couldn't see clearly who it was, but he could make out that it was a female. They stood there for some time and then went in the room. Dada was furious. He thought that my father had an affair and the girl comes to see him in the night and they might be involved in some wrong physical activities. That's why my father is growing weak. He confronted my father the other day, to which they both had a heated argument. But since Dada was acting authority in the house, that's why my father gave in to his demand of finishing it off with the female. Dada brought in the Holy Quran and asked my father to swear upon it then and there only. Surprisingly, seeing the Holy Quran, my father fled from the house and did not return the whole day, but during the night and went straight to his room on the roof. Dada was suspicious of my father's activities. He locked all the doors in the house so that the girl cannot come in to see my father. He kept a close watch on him. Around 1 a.m. in the night, that girl came to visit my father once again. It was shocking for Dada because all the doors were locked and she could not have come inside anyway. Dada was not convinced. He called in some friends to discuss the matter. One of them was quite religious and was stuck on the Holy Quran incident. He brought in someone to check things. The person who came along took his time and announced once he was done with my father has been under the attack of an unholy evil spirit. Dada wasn't convinced. Therefore, that guy called in my father and asked him to recite the first kalma, to which my father said he does not remember. Dada asked him various basic surahs from the Holy Quran, but my father did not remember any of it. He was also sweating and very uneasy in the presence of that guy. After this, he was kept separately in different place for some time, and after proper cleansing, he returned to normal health. He told us the following story. I was fascinated by this girl visiting me every other night on the roof, and we used to make out as well in the room. She was so beautiful that I was under her spell since the day I saw her. But when you asked me about the surahs, I couldn't remember a single word. Also, that day when you showed me the Quran, I felt a burning sensation in my body. That's why I flee from there. My father also had similar experience related to the same incident, but I will share those next week, inshallah. बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी लंबी ईमेल हमारे पास आई थी। थैंक यू सो मच कि आपने ये ऐसा वाक़या है जो अक्सर लोग इस तरह के छुपा देते हैं, बंद कमरों में चुप हो जाओ, ये वाले मैसेजेस कर देते हैं, लेकिन थैंक यू आपने ये बताया। खैर,
बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। हमारे पास कोई 5-6 मिनट बाकी हैं। सलाम मिनहाज, ये वाक़या मेरी खाला के घर का है। मेरी खाला और मेरे छोटे दादा के घर की दीवार एक ही थी। उन दोनों के घर का एक हिस्से में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। अक्सर उनके घर से चीज़ें गायब हो जाती। उनके घर के टेरेस पर मेरे कज़न को रात के वक्त औरत नज़र आती थी। उनके घर में एक रूम में, वहाँ पर मेरी जो शादी से पहले उस रूम में रहती थी, उनको वहाँ पर कोई लंबा सा साया नमाज पढ़ता हुआ नज़र आता था। वही सेम एक्टिविटीज़ मेरे छोटे दादा वाले घर के पोर्शन में भी होती हैं। अच्छा, ये आईना है, उन्होंने अपनी ईमेल की थी। अब ज़रूर बताइएगा कि वो इलाका कौन सा है, कहाँ है घर, और अगर अभी भी होता है तो उसकी एक वीडियो तो बन सकती है। अपने शो की लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके शो की पुरानी लिसनर हूँ, आपसे बात भी कर चुकी हूँ। मुझे 2 बातें कहनी है। नंबर 1, आपके शो में बहरिया टाउन के बारे में सुना था कि वहाँ कोई अपार्टमेंट हॉन्टेड है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद बहरिया टाउन में रह चुकी हूँ और वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें कहा गया था कि झूला खुद ब खुद मूव कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो फेक वीडियो है। नंबर 2, मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली आपके शो को। आपने सही कहा कि लोग अपने आप को नहीं देखते। जो वेल विशर रहमा, चले, अब आप कह रही हैं कि वो फेक वीडियो होगी तो वो फेक वीडियो होगी। भाई हमने तो नहीं बनाई, हमारे सामने तो नहीं हुआ था। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है फेक हो, लेकिन वो फिर कैसे फेक होगी मुझे ये बता दे कोई। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई वो किया हुआ है, फोटोशॉप किया हुआ है, उसको एडिट हुई भी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। खैर, फिर भी। और रही बात जो आपने सेकंड की कि मुझे आपको दूसरों पे गुस्सा आता है, जो कि तनकीद, हाँ ये हमारे नेचर, हमारा फेवरेट मशगला, हमारा फेवरेट नेशनल स्पोर्ट पता है क्या है? एक दूसरे को जज करना। मेरा दिल चाहता है कि मैं कभी लेट नाइट हॉर शो का आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखूं और मैं उसमें भाषण दूं, लोगों को लेक्चर दूं। मुझे बड़ा शौक़ है। और हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को लेक्चर सुनने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। थोड़े से लेक्चर दें, ऐसे बंद करते रेडियो जैसे पैसे मांग लिए। खैर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कुछ कब्रिस्तान के वाक़यात, कुछ मस्जिद के वाक़यात, कुछ लोगों ने अपने घर के वाक़यात, कुछ ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप तमाम लोगों के साथ शेयर किए। इसका ये मतलब नहीं कि आप मजाक उड़ाएं या बोले कि झूठे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। और ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि जिस चीज़ पे आपकी नज़र है वो ही हकीकत है, लेकिन जैसे आपकी नज़र अगर सामने है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपके लिए हकीकत है, तो वैसे ही वो चीज़ जो आपकी नज़रों से पीछे है, जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे, वो भी तो एक हकीकत है। खौफ क्या है? फियर ऑफ द अननोन। खौफ सिर्फ उस चीज का है जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे अभी। हो सकता है आप अभी किसी कमरे में अकेले हों, अपने दफ्तर में अकेले हों, ड्राइव अकेले कर रहे हों। जहां जहां आपकी नजर है उससे तो आपको खौफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है जहां आपकी नजर ना हो सकता है कि वहां पे वो मखलूक मौजूद हो जिसको आप तो नहीं देख सकते,
लेकिन वो आपको ज़रूर देख सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।